नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक पानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। एक बार फिर खबर दक्षिण से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन फिर सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए और इस बार मामला फंड रोकने का है। कल यानी बुधवार को तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साथ ही केंद्र सरकार पर शिक्षा निधि में 2291 करोड़ रुपए से अधिक अवैध रूप से रोके जाने का आरोप लगाया। राज्य ने केंद्र पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और पीएम श्री स्कूल जैसी संबंधित योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा रोककर दबाव बनाने का आरोप लगाया। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के लिए निर्धारित शिक्षा निधि रोकने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया। अनुच्छेद 131 जो है वो राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मामले में यदि वो केंद्र सरकार के साथ कोई विवाद होता है तो सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाने की उनको अनुमति देता है। इसीलिए अनुच्छेद 131 के तहत तमिलनाडु सरकार ने सीधा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। राज्य समग्र शिक्षा योजना यानी समग्र शिक्षा योजना के तहत 2291 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि तात्काल जारी करने की मांग कर रहा है तमिलनाडु। और ये सर्वोच्च न्यायालय की गुहार लगाई कि आप आदेश दे कि केंद्र सरकार ये पैसा तुरंत रिलीज करे। ये जो पैसा है वो विशेष रूप से वंचित बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का समर्थन करता है। इसमें से 2151 करोड़ 59 लाख रुपए जो वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकृत धनराशि में केंद्र सरकार का 60% का हिस्सा है और 1 मई 2025 से भुगतान होने तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी शामिल है। समग्र शिक्षा योजना केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है जिसके उद्देश्य समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन का समर्थन करता है। राज्य सरकार तमिलनाडु ने अपनी याचिका में कहा कि अनुमोदन बोर्ड प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने 16 फरवरी 2024 को राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिसमें योजना के दिशा निर्देश का पूर्ण अनुपालन स्वीकार किया गया था। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने 21 मई 2025 तक 1 रुपया भी जारी नहीं किया। स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य पर एजुकेशन पॉलिसी 2020 और पीएम श्री स्कूल योजना को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने का अवैध रूप से धन का उपयोग कर रही है, जिसे मॉडल स्कूल के माध्यम से एजुकेशन पॉलिसी कार्यान्वयन के प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब पीएम श्री स्कूल योजना ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की उसके साथ संलग्न है। तमिलनाडु सरकार ने पहले ही कहा कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, विशेष करके त्रिभाषा फॉर्मूला का, जिसमें हिंदी भी शामिल है, जो तमिल भाषी राज्य में राजनीतिक रूप में संवेदनशील मुद्दा है। अब तमिलनाडु का ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले से मजबूत होता है क्योंकि तमिलनाडु ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाने के लिए बाध्य करने का जो अनुरोध था केंद्र का उसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसमें 3 भाषा फॉर्मूला भी शामिल है। तब न्यायालय ने कहा था कि किसी राज्य को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत नीति लागू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है, न कि राज्य के नीतिगत फैसले लेने के लिए बाध्य करने के लिए। तमिलनाडु ने जब केंद्र को यह आदेश देने की मांग की कि वह शिक्षा निधि जारी करने के साथ असंबंधित नीतियों को जोड़ना बंद करे तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अपने वैधानिक कर्तव्य को पूरा करे। तमिलनाडु सरकार के अनुसार 6 जुलाई 2024 को केंद्र से औपचारिक रूप से पीएम श्री समझौता ज्ञापन
जिसमें प्रावधानों को संशोधित करने के लिए कहा गया था, जिसके तहत पूरे राज्य के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। राज्य सरकार ने तक तय राज्य सरकार जो है स्टालिन की, उन्होंने तब ये तर्क दिया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति और पीएम श्री नीति ये एक दस्तावेज है, कानून नहीं, इसलिए वे किसी भी राज्य के लिए बाध्यकारक नहीं है। इसने ये भी कहा कि इन नीतियों को लागू न करने के लिए धन रोकना असंवैधानिक है, मनमाना है और संघवाद का उल्लंघन है। राज्य ने कहा कि केंद्र की कार्यवाही शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उनके दायित्व का उल्लंघन करती है, जो केंद्र को समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं के तहत शिक्षा से संबंधित व्यय का 60% वहन करने का निर्देश देता है। तमिलनाडु ने न्यायालय से वर्ष 2024 में केंद्र सरकार के 23 फरवरी और 7 मार्च के पत्रों को निरस्त करने का भी अनुरोध किया, जो कथित तौर पे नई एजुकेशन पॉलिसी और पीएम श्री अनुपालन के लिए फंड जारी करने को जोड़ता है। ये स्टालिन फिर एक बार सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के खिलाफ। इसके पहले नई एजुकेशन पॉलिसी और पीएम श्री योजना, इसे ज़बरदस्ती लागू करने के बारे में, जिसमें एक हिंदी एक एक्स्ट्रा भाषा है, 3 भाषी फार्मूला, उसमें तमिलनाडु में बहुत एक राजनीतिक वो बड़ा विषय है, हॉट टॉपिक है पॉलिटिकल, इसलिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को कहा। तो तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप किसी राज्य को बाध्य नहीं कर सकते इन तमाम चीज़ों के लिए। अब जब राज्य के लिए बाध्य नहीं कर सकते, तो अब आपने करीब करीब 2300 करोड़ रुपए का फंड पूरे साल भर एक राज्य को नहीं दिया। राज्य सरकार अपना खुद का पैसे की व्यवस्था कर जुगाड़ तो कर ही रहा है, लेकिन जो उनका अधिकार है वो उनको नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं ये संघीय जो ढांचा है इसको भी तकलीफ देता है। कुल मिला के हमने ये बात बहुत वर्तमान में जो देखी, तो इतनी बड़ी अजीब स्थिति है। केंद्र सरकार के पास पैसों की कमी है, कर्जा 200 लाख करोड़ से ऊपर है, देनदारियां बहुत है, खर्चे अलग अलग मदों पे ऐसे भयावह हो रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार चरम पे है। अभी केंद्र सरकार ने खुद ही ये जो जल घर घर नल योजना जो थी, जल जीवन मिशन, इसमें करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का रिपोर्ट हुआ। केंद्र ने स्वयं कई जगह पे फिर से री ऑडिट करने का काम शुरू किया है। भ्रष्टाचार चरम पे, कर्जा चरम पे, ऐसे में जो डबल इंजन की सरकारें हैं वो डर के मारे बेचारे बड़े मुश्किल से आते हैं। सरकार ने दिया तो दिया, लेकिन बोल भी नहीं सकते। लेकिन जहाँ पैसा रोका गया, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, ये सरकारें, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, ये सरकारें लगातार प्रेशर तो बना रही है। और जब केंद्र सरकार बिल्कुल सुनने के आदी नहीं या सुनने के लिए तैयार नहीं, तब या तो वो अपने सोर्स से जनरेट करते हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। तमिलनाडु सर्वोच्च न्यायालय आया। इसके पहले तेलंगाना में जब केसीआर की सरकार थी, तो जो योजना नीति आयोग ने क्लियर की और आवंटन कर दिया था, उसमें से एक पैसा उनको नहीं मिला। आखिरकार भागीरथ नाम की जो योजना थी, जो वाटर लिफ्टिंग की ऐतिहासिक योजना, यदि आज तेलंगाना के किसानों को 24 घंटे पानी मिलता है और 24 घंटे बिजली मिलती है, तो ये वो केसीआर की योजनाएं हैं। आखिरकार उन्होंने अपने बलबूते पे वो योजना साकार की। कर्नाटक सरकार ने जब घोषणा पत्र में लिखा था कि वो चावल सस्ता देंगे, उसके बाद जब एफसीआई से चावल खरीदना चाहा, तो एक दिन पहले इस केंद्र सरकार ने सर्कुलर देके ये बता दिया कि अब एफसीआई राज्यों को चावल नहीं देगी, वो मार्केट में चावल देगी। तो ये जो जहाँ बीजेपी सरकार नहीं, वहाँ ये अड़ंगा लगाने वाला जो काम है, वो किसी भी मैच्योर्ड पॉलिटिक्स नहीं है, प्रगल्भता नहीं है राजनीति में आपकी। ये ओछी हरकत है और ओछी राजनीति है। ओछी हरकत और ओछी राजनीति उन्हीं लोगों से आते हैं जो
वो मैच्योरिटी का लेवल टच नहीं कर पाते। दुर्भाग्य से हर बात के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ रहा है और सर्वोच्च न्यायालय बार-बार केंद्र सरकार को बोलने के बाद भी अब सर्वोच्च न्यायालय भी टारगेट पे आता है, जब सत्ता में बैठे हुए सांसद या सत्ता पक्ष के सांसद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी देश तोड़ने वाला और राष्ट्र तोड़ने वाला, देश का दुश्मन बताते हैं। कई चीज़ें हैं, कोर्ट को प्रेशर में है, जिन यहाँ जहाँ-जहाँ एनडीए की सरकारें नहीं हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, उनको लगातार दबाव है। कई चीज़ों का दबाव, ईडी, सीबीआई, बाकी इनकम टैक्स तो चल ही रहा है, लेकिन पैसा रोकना, धन रोक के कहीं न कहीं उनको तकलीफ पहुँचाने का भी काम क्या केंद्र सरकार कर रही है। यदि तमिलनाडु के दावे सही है, तो पैसा तो मिलना चाहिए। देखते सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है। अभी तो फिलहाल कम से कम सीधा डायरेक्ट हिट किया है स्टालिन ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।